हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्षितिज भाग 2 से यह दंतरित मुस्कान और फसल कविता पढ़ी थी और यहाँ पर हमने फसल कविता के भावार्थ को जाना। आज की क्लास में हम इसी कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे और साथ में इसके जो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको भी करेंगे। तो नागार्जुन जी द्वारा लिखित ये कविता है फसल और यह दंतरित मुस्कान। तो आइए, दंतरित मुस्कान के प्रश्न तो हम कर चुके थे, अब हम करेंगे फसल के प्रश्न उत्तर। तो चलिए लिखेंगे आप सभी फसल कविता। और पहला प्रश्न आपने प्रीवियस लेक्चर में लिखा था कि कवि के अनुसार फसल क्या है। तो फसल में यहाँ पर कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि किसी फसल को उगाने के लिए कई तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर प्रकृति और मनुष्य दोनों की मेहनत का ही फल है, दोनों का इसमें बराबर योगदान रहता है। बराबर क्यों? क्योंकि देखिए, फसल कब उगती है। फसल को उगाने के लिए जो मिट्टी है, सबसे पहले मिट्टी आपकी उपजाऊ होनी चाहिए और मिट्टी आपको प्रकृति से मिलती है। ठीक है, अब तो कई जो है कृत्रिम तरीके से मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन मिट्टी आपको प्रकृति देती है। साथ में यदि आपके पास मिट्टी है और किसान नहीं है, किसान यदि उसमें मेहनत नहीं करता है तो वो फसल भी आपकी अच्छी नहीं होगी या फिर होगी ही नहीं, क्योंकि फसल को उगाने के लिए बीज जो है किसान ही बोएगा और उसमें जो है वो मेहनत करेगा और तब जाकर के वो फसल उगेगी। पानी है लेकिन किसान नहीं है तो फिर भी आपके पास जो है यहाँ पर फसल नहीं हो पाएगी। तो दोनों प्रकृति और मनुष्य दोनों के मेहनत का ये फल है, दोनों की आवश्यकता बराबर होती है फसल को उगाने के लिए। एक भी चीज यदि यहाँ से मिस कर गई, एक भी चीज का योगदान हम हटा दें तो फसल आपकी नहीं हो पाएगी। तो ये हमने इस कविता में पढ़ा था। तो यहाँ पर कवि के अनुसार फसल क्या है, उन्होंने क्या कहा है, फसल किसे कहा है। कवि के अनुसार फसल जो है ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। उन्होंने कहा जो फसल है वो एक नदी का नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, क्योंकि नदियों का पानी जो है वाष्पीकृत होता है और आसमान में जाकर के वो बादल बनता है और वही बादल जो है फिर से पानी के रूप में धरती में आता है। लाखों लोगों के हाथों का स्पर्श है, यानी कि किसान की मेहनत का भी ये फल है। तथा भिन्न प्रकार की जो मिट्टी है उनके गुणों, सूर्य की किरण, क्योंकि फसल देखिए सूर्य की किरण का भी इसमें जो है उतना ही, आप जानते हैं सभी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपको प्रकाश भी चाहिए, सूर्य की किरण भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो आपको पानी भी चाहिए होगा और मिट्टी से जो है खनिज लवण भी चाहिए, तब जाकर के पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य की किरण और वायु की मंद गति का परिणाम अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहाँ पर कहा गया है, यानी फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिलकर कार्य करने की उपजता है। तो कभी यहाँ कहते हैं कि फसल को उगाने के लिए एक फसल कब जो है उगती है, जब प्रकृति और मनुष्य दोनों मेहनत करते हैं, दोनों का सामंजस्य बैठता है, तब जाकर के फसल उगती है। चलिए, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि एक फसल को उगाने के लिए आपको कुछ आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, प्रश्न लिखेंगे। चलिए, उत्तर है इसका, कविता में फसल उगाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों की बात कही गई। पहला है मनुष्य का की परिश्रम। तो किसी भी फसल को उगाने के लिए मनुष्य का परिश्रम ये जो है महत्वपूर्ण तत्व है। पानी की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है, साथ में हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो है फसल को उगाने में यहाँ पर इन तत्वों की आवश्यक होती है। देखिए, पहले मनुष्य जो है किसी भी खेत में वो बीज बोएगा, उसमें मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा,
फिर पानी डालेगा, मिट्टी वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर धूप है, हवा उसे मिल रही है, तो वो फसल आपकी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर किसी भी फसल को उगाने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? सबसे पहला तो मनुष्य का परिश्रम, मनुष्य किसान जो कि खेतों में मेहनत करता है उसका परिश्रम है। दूसरा मिट्टी, तीसरा धूप और हवा। ठीक है, ये चीजें आवश्यक तत्व यहाँ पर फसलों के लिए मानी जाती है। तीसरा है यहाँ प्रश्न नंबर 3, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? कवि ने क्या कहा है कि ये लाखों और करोड़ों हाथों की क्या है? गरिमा और महिमा। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? चलिए प्रश्न लिखिएगा। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि जो है इस कविता में क्या वो व्यक्त करना चाहते हैं? तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? कवि ने यहाँ फसल के उपजने को मानव के श्रम से जोड़ा है। जो मानव यानी किसान जो श्रम करता है उससे जोड़ा है, क्योंकि किसानों और मजदूरों द्वारा की गई मेहनत और उनके लग्न के कारण ही फसल का क्या होता है? उपजना संभव हो पाता है। यदि किसान उन खेतों में मेहनत ना करे तो वो फसल नहीं उग पाएगी। इसके बिना प्रकृति के तत्व की सार्थकता फसल उपजाने में व्यर्थ है। ठीक है, यदि मनुष्य या किसान और मजदूर इसमें मेहनत नहीं करेगा तो प्रकृति के जो तत्व हैं वो भी व्यर्थ है। ठीक है, उपजाऊ बहुत, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, पानी उसमें प्रॉपर जो है आ रहा है, तो फसल कैसे होगी? आपने देखा होगा जो बंजर भूमि होती है जहां पर किसान मेहनत नहीं करता है वो भूमि बंजर हो जाती है। लेकिन वही अगर उस बंजर भूमि में किसान मेहनत करने लग जाए तो उसी साल जो है उस बंजर भूमि में अच्छी फसल हो सकती है। यानी कि मनुष्य की अनुपस्थिति में प्रकृति भी फसल के लिए कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो मनुष्य जो आपका किसान है उसकी मेहनत यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसके बिना प्रकृति के तत्व जो है इसकी सार्थकता जो है फसल उपजाने में व्यर्थ है। यानी कि आपके पास प्राकृतिक तत्व है, प्रॉपर बारिश भी हो रही है, मिट्टी भी उपजाऊ है, लेकिन किसान उसमें कोई है ही नहीं, तो वो भूमि आपकी बंजर हो जाएगी। फिर वहां पर जो है कोई फसल नहीं होगी, बल्कि कुछ उस प्रकार के जो बंजर भूमियों में जो घास होती है बेकार की, तो वो जो है वहां पर उग जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 4 में देखिए, रूपांतर है, इस भाव स्पष्ट करना है, कविता में भाव स्पष्ट करना है। क्या है? रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका भाव स्पष्ट करना है आपको। क्या? रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो उत्तर देखिए इसका। इन पंक्ति में फसल उपजाने में सूरज की किरणों तथा हवा के योगदान को दर्शाया गया है। फसल प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है। सूरज की किरणें अपनी ऊष्मा प्रदान कर फसल को पकने में मदद करती है, तो वहीं हवा की मंद गति फसल के जो है बढ़ने में सहायता करती है। क्यों? क्योंकि हवा में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो फसल को जो है जब कोई भी पौधा खाना बनाता है, भोजन बनाता है, तो उसको सूरज का प्रकाश चाहिए, सूरज की किरण चाहिए, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और पृथ्वी से, मिट्टी से वो जरूरी जो पोषक तत्व होते हैं वो लेता है, और साथ में पानी लेता है और भोजन बनाता है, यानी कि उसको बढ़ने में जो है सहायता करता है हवा। चलिए प्रश्न 5 आपका रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 लिखेंगे, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? तो यहाँ कवि ने
फसल को क्या कहा, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है ये फसल। तो देखिए कहते हैं मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे, मिट्टी के जो गुणधर्म हैं वो क्या हैं। साथ में वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह से प्रभावित करती है। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। ये कुछ प्रश्न पूछे हैं। फिर मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, यानी कोई मिट्टी जो है उसमें कौन से गुण हैं, उसको पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हम क्या क्या हम अपना योगदान उसमें कर सकते हैं, कैसे हम उस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, तो हमारी इसमें क्या भूमिका होगी। तो पहला है क का उत्तर, मिट्टी के गुणधर्म का मतलब है उसमें जो मौजूदा प्राकृतिक और पोषक तत्व हैं, खनिज पदार्थ हैं जो मिट्टी का रंग और स्वरूप निश्चित करती हैं। मिट्टी की अधिक उपजाऊ क्षमता से फसल का उत्पाद भी अधिक होता है। यदि मिट्टी में उपजाऊ शक्ति अच्छी है तो उसमें जो है फसल की उत्पाद भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये है मिट्टी के गुणधर्म का मतलब क्या हो गया, उसमें प्राकृतिक और पोषक तत्व, खनिज पदार्थ जो मिट्टी का रंग और स्वरूप निश्चित करती है। चलिए नोट डाउन करें। इसी का ख, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी को प्रदूषित कर रही है। जो आजकल की हमारी वर्तमान जीवन शैली है, हम कर क्या रहे हैं, मिट्टी को कई प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं। उपयोग में लाए जा रहे हैं अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व। हम जो है कई प्रकार के रासायनिक तत्वों को क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं मिट्टी के मूल स्वरूप को नष्ट करती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव जो है फसल पर भी पड़ रहा है। तो हम जिन रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं उससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति क्या होती है, कम होती है, नष्ट हो जाती है। वो मूल रूप से जो है उसमें उर्वरक नहीं रहती है। देखिए हम कृत्रिम रूप से उसे करते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से उसमें जो है गुणधर्म है उसको हम नष्ट ना करें, इसकी हमें रोकथाम करनी चाहिए। इससे जो है हमारी मिट्टी पर और मिट्टी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो हमारे जो है स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फसल जैसी उर्वरक शक्ति लेगा वैसे ही हमारा खान पीन भी होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर मिट्टी ने अपना गुणधर्म छोड़ दिया तो धरती से हरियाली का, पेड़ पौधे और फसल आदि का नामो निशान मिट जाए। यदि मिट्टी ने अपना गुणधर्म छोड़ दिया तो फिर जो है धरती पर से जो है हरियाली और पेड़ पौधे, फसल आदि सभी नष्ट हो जाएंगे, उन सब का नामो निशान मिट जाएगा। इसके अभाव में धरती पर जीवन की जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती है, कि अगर मिट्टी ने अपना गुणधर्म छोड़ दिया तो फिर जो है मिट्टी पर आप जो है धरती पर जो है आप जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए इसे लिखें। नेक्स्ट है घ, हम मिट्टी की को जो है वृक्षारोपण कर। देखिए हम मिट्टी की उर्वरक शक्ति को, मिट्टी के गुणधर्म को कैसे पोषित कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सकते हैं। प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं उसका उपयोग हम बंद कर सकते हैं। कारखानों को जो है सीमित कर सकते हैं। रासायनिक तत्वों का उपयोग कम कर सकते हैं और हम मिट्टी के गुणधर्म को हम इस प्रकार से पोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो दिखेगा हम मिट्टी को वृक्षारोपण करके ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएं। ठीक है, साथ में प्लास्टिक का जो उपयोग है वो हम बंद कर दें। कारखानों को जो है हम सीमित कर दें, क्योंकि कारखानों से जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं वो भी मिट्टी की जो गुणधर्म है उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, साथ में चलिए, तो इस प्रकार से ये आपके फसल के भी कुछ प्रश्न आपके कुछ क्या लगभग सभी प्रश्न आपके हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने दो कविताएं, नागार्जुन जी ने दो कविताएं लिखी हैं। पहली है दंत रित मुस्कान और दूसरी आपकी फसल। तो अब अभी तक हमने क्या किया, अलग अलग हमने पहले यह दंत रित मुस्कान कविता पढ़ी, उसके भावार्थ को जाना अलग से, फिर उसके हमने अलग से प्रश्न आपको कराए। फिर हमने फसल कविता पढ़ी और उसके हमने आपको अलग से प्रश्न उत्तर कराए हैं। अब इसी में आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो दोनों के कंबाइन हैं। ठीक है, फसल और
दंतरित मुस्कान के कुछ प्रश्न हैं आपके। पहला प्रश्न है, कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? यहाँ इस कविता में दंतरित मुस्कान में कवि नागार्जुन जी ने क्या कहा है कि मेरी झोपड़ी में कमल खिलने का उनका क्या आशय है। झोपड़ी में फूल खिलना, पैसे कमाना, अमीर होना या गरीबी में आनंद आना, तो इसका क्या आशय है इस कविता में? चलिए, तो नागार्जुन जी ने कहा कि गरीबी में आनंद होना, ये झोपड़ी में फूल खिलने का यहाँ पर इनका आशय था। तो चलिए इस प्रश्न को लिखिएगा। कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का आशय है, गरीबी में आनंद। प्रश्न नंबर 2, कवि को एकटक कौन निहार रहा था? कवि को एकटक कौन निहार रहा था? लड़की निहार रही थी, किसान निहार रहा था, शिशु निहार रहा था या मेहमान निहार रहा था? तो कवि को एकटक कौन निहार रहा था? वो छोटा सा शिशु कवि को निहार रहा था। ठीक है, तो इसका उत्तर है ग। इसका उत्तर लिखें, शिशु जो है कवि को निहार रहा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? जो बच्चे की मुस्कान है वो किसे पिघलाने की शक्ति है? पहला ऑप्शन दिया है बर्फ, क्रोध, कठोर व्यक्ति का मन या पत्थर। तो यहाँ तो इनका भाव क्या था? देखिए, कहा तो उन्होंने क्या कहा कि पाषाण भी जो है जल बन जाता है, लेकिन भाव था कि कठोर व्यक्ति का मन भी जो है बच्चे को देख करके वो भी पिघल जाता है। ठीक है, तो बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? जो कठोर मन वाला व्यक्ति है, जिसके मन में कठोरता रहती है, जिसके मन में जो है उसे भी वो पिघलाने की शक्ति जो है रखता है छोटी से बच्चे की मुस्कान। किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है, यह मुर्दे में भी जान डाल दे? तो देखिए, किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल दे? नन्हे शिशु की, गुड़िया की, पक्षियों की या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर शिशु की ही बात हुई है, तो नन्हे से शिशु की मुस्कान में क्या है? उस मुस्कान में इतनी शक्ति है कि वो मुर्दे में भी जान डाल दी। तो भाव इसका यही है कि वो जो है निराश मन वाले व्यक्ति के मन में भी उम्मीद, आशा और प्रसन्नता जागृत कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में भी जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? क्या कहना चाहते हैं यहाँ कवि? तो बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है, मुर्दे को जीवित कर देती है, हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ कवि का ये भाव नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति है वो ठीक हो जाए या मुर्दे को वो जीवित कर देती है, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन हताश जो व्यक्ति है, जिसके मन की जो आशा और उम्मीदें हैं वो टूट चुकी है और वो जो है अंदर से बिल्कुल निराश है, उसके उसके में जो है, उसके मन में जो है एक आशा, संचार, आशा का वो संचार कर देता है। साथ में वो जो है प्रसन्नता से उसे देखता है, छोटे बच्चे को। ठीक है, नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठा है? तो देखिए, यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जब तुम्हारा शरीर धूल से क्या होता है, लथपथ रहता है, तो तुम जो हो ऐसे लगते हो जैसे कमल के समान। तो किसकी तरह वो खिल उठता है? ऐसे उनको लगता है कि जैसे कमल जो है तालाब से उनकी झोपड़ी में खिल गया हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है? कवि की ओर,
कवि को देख रहा है, माँ को देख रहा है, पिता को देख रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो वो शिशु जो है किसको देख रहा है? कवि को देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिता तो है, लेकिन हम कविता के आधार पर, क्योंकि कविता में कवि जो है स्वयं लिख रहे हैं और वो जो है उस बालक को जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? टिक-टक लगा करके वो छोटा सा बालक देख रहा है कवि को। कविता फसल में किसकी महिमा पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया? तो अब आगे हैं आपके फसल से प्रश्न। चलिए, कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? कवि की, पक्षी की, किसानों की, फसल की। तो देखिए फसल कविता है, यहाँ पर फसलों की ही महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फसल की महिमा पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? जल को, फसल को, हवा को और धूप को। तो आप यहाँ बताएंगे मिट्टी का जो है गुणधर्म किसे कहा गया है? फसल को, क्योंकि मिट्टी के गुणधर्म से आपकी फसल उगती है, आपकी फसल की पैदावार होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? देखिए वायु का योगदान होता है किसे बड़ा करने में? बच्चों को, फसलों को, पेड़ों को या जानवरों? प्रश्न नंबर 10, वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? बच्चों को, फसलों को, पेड़ों को या जानवरों? तो देखिए वायु का योगदान होता है फसलों को, वो क्या करता है? बड़ा करता है। वायु में आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि फसलों को भोजन बनाने में काम आती है। ठीक है, चलिए फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? किसानों की, बच्चों की, कवि की या इनमें से किसी की नहीं? तो मेहनत यहाँ लगती है किसकी? किसानों की। कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? बीजों का, खनिज लवणों का, पौधों का या सूर्य की किरणों का? यहाँ पर का उत्तर हो जाएगा सूर्य की किरणों का। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है, फसलें किसके जो है अमृत भरे प्रभाव से सिंच कर पुष्ट हुई हैं? तो वो नदियों की, क्योंकि यहाँ पर नदियों की बात हुई है। शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? तो उसमें जो है कि माँ शिशु की प्रथम गुरु होती है। तो इस प्रकार से ये जो है आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि आपके दंतुरित, मुस्कान और फसल से हैं। तो अब ये जो है आपकी कविता कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके प्रश्न हम कर चुके हैं, साथ में इसके भावार्थ हम लिख चुके हैं। तो अब ये कविता आपकी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।